आप सभी मित्रों का अग्निपथ अकादमी में पुनः स्वागत है। आज हम संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। हमारा संविधान कैसा है? लिखित है, निर्मित है और विशाल है। कैसा है? विशाल है। लिखित है, निर्मित है और विशाल संविधान है। कैसा संविधान है? विशाल संविधान है। ये संज्ञा नहीं है, ये इसकी विशेषता है। तो इसलिए संज्ञा ना समझें और विशाल से किसी व्यक्ति का नाम ना समझें। तो ये कैसा है? लिखित है, निर्मित है और विशाल है। अब लिखित क्यों है? क्योंकि इसको एक योजना के तहत एक संविधान सभा ने निर्मित किया। कोई दिक्कत इसमें? ऐसा एक संविधान जो लिखित नहीं है, अलिखित है, वह संविधान क्या होना है? ब्रिटेन का संविधान। उसमें इसमें अंतर क्या है? वह विकसित हुआ। देखो, जो लिखित संविधान होते हैं वो क्या होते हैं? निर्मित। क्या होते हैं वो? निर्मित। और जो अलिखित संविधान होते हैं वो क्या होते हैं? विकसित। क्या होते हैं वो? विकसित। तो हमारा लिखित है, निर्मित है और विशाल संविधान है। अब विशाल है, इसका मतलब इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो मौलिक संविधान में भाग थे 22। कितने भाग थे? 22 भाग थे। अनुच्छेद थे 395। अनुच्छेद कितने थे? 395। और अनुसूचियां थी 8। लेकिन वर्तमान संविधान में विश्व का सबसे विशाल संविधान है। वर्तमान संविधान में भाग 25 हैं, अनुच्छेद 470 हैं और अनुसूचियां 12 हैं। कितनी हैं? अनुसूचियां 12 हैं। ध्यान रखें, भले ही अनुच्छेद 470 हैं लेकिन गिनतियों में 395 आज भी हैं। गिनतियां कितनी हैं? 395 तक। क्रमवार गिनतियां कितनी हैं? 395। अन्य अनुच्छेदों कैसे जोड़ा गया है? जैसे एक अनुच्छेद है 21 तो उसमें जोड़ दिया क। एक अनुच्छेद 300 तो इसमें जोड़ दिया क ख ग घ, ऐसे करके जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए हैं? क ख ग घ। सूची की दृष्टि से आज भी कितने अनुच्छेद हैं? 395। लेकिन इनको कैसे जोड़ दिया है? 21 का, 21 ख या 300 क, ऐसे करके जोड़ दिया गया है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा संविधान कैसे निर्मित है? हमारा संविधान ऐसे निर्मित है। हमारा संविधान 3 भागों में निर्मित है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक को कहते हैं प्रस्तावना और एक को कहते हैं अनुसूची। जो बीच वाला भाग है वो किस तरह से निर्मित है आप देख सकते हैं। जैसे ये बड़ा गोला है, एक सर्किल बनाया हमने, इसको कहेंगे हम भाग। क्या कहेंगे? भाग या PART, पार्ट। ये कितने पार्ट हैं? 25। कितने पार्ट हैं? लेकिन गिनती में कितने हैं? 22। बाकी क्या जोड़े गए हैं? क ख ग, ऐसे करके। जैसे 9A एक भाग है, 9B 2 भाग हैं। तो 9 में एक संख्या तो एक ही रही, लेकिन 9A और 9B 3 भाग हो नहीं होगे 9 में। ऐसे ही इसके अंदर एक छोटा गोला। तो भागों के अंदर क्या है? अध्याय। क्या है? अध्याय। अध्याय का मतलब चैप्टर। भागों के अंदर क्या है? अध्याय। अध्याय के अंदर क्या है? सब चैप्टर, मतलब उपाध्याय। क्या है? समझ में आ गया? इन सब चैप्टरों के अंदर क्या है? अनुच्छेद। क्या है? अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। समझ में आ गया? इसके अंदर खंड,
क्या है फिर इनके खंड। अनुच्छेद कैसे, जैसे अनुच्छेद हो गया 23, 19 मान लो, अनुच्छेद क्या हो गया 19। अब खंड क्या होगा 19(1), क्या होगा। अब इसके अंदर है उपखंड, क्या है इसके अंदर उपखंड, सब डिवीजन। जैसे 19(1)(a), तो हमारा संविधान इस तरह से विभाजित है। पहले भाग बनाए गए, उसके उसमें अध्याय बनाए गए, अध्याय में सब चैप्टर बनाए गए, सब चैप्टर में आर्टिकल्स बनाए गए, आर्टिकल्स में आपके खंड बनाए गए, खंड में फिर उपखंड बनाए गए। कोई समस्या, जैसे आर्टिकल 19 हो गया, उसका खंड 19(1) हो गया, उसका उपखंड 19(1)(a) हो गया। अध्याय जैसे संसद, संसद के अंदर उप चैप्टर साधारण, संसद के अधिकारी, समझ में आ गई बात, ऐसे ही, ठीक है। संसद के विशेषाधिकार उप चैप्टर है ये। संसद के सदस्यों की निहरताएं, ये उप चैप्टर में आते हैं। क्लियर, आपको समझ में आया। इस तरह से हमारा संविधान बटा हुआ है, बनाना चाहें तो बना लें। ये क्या है, बीच का हिस्सा है। अनुसूचियां कितनी है 12। देखिए मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे 22 भाग थे, लेकिन अभी कितने हो गए हैं 25 भाग हैं। अभी कितने हो गए हैं 25 भाग। ये बढ़े कैसे, तो पहले हुआ 7वां संविधान संशोधन, कौन सा हुआ CA 1956। इसके तहत भाग 7 और भाग 9, कौन कौन सा, भाग 7 और भाग 9 को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो कितने भाग बचे 20 भाग। कितने बचे, उसके बाद हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। क्या जोड़ा गया, भाग 4 का, भाग 4 का। इसमें थे मौलिक कर्तव्य, कि आप लोगों के कर्तव्य क्या क्या हैं जो आप लोग भूल चुके हैं, सरकार ने याद दिलाया। इंदिरा गांधी के काल में, किसी काल में हुआ था ये, इंदिरा गांधी के काल में। तो भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब कितने भाग हो गए 21। कितने भाग हो गए 21। फिर आया 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें जोड़ी गई पंचायतें। क्या जोड़ी गई, क्या जोड़ी गई पंचायतें। और इसको बोला गया भाग 9। क्या बोला गया, भाग 9, ठीक है। अब कितने भाग हो गए 22 भाग हो गए। फिर आया 74वां CA 1992। इसमें जोड़ी गई नगर पालिकाएं। क्या जोड़ी गई, नगर पालिकाएं, भाग 9 का। अब कितने भाग हो गए, भाग हो गए 23। कितने हो गए 23। कितने भाग हो गए 23। फिर जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन। कौन जोड़ा गया, सॉरी कुछ रह गया यहाँ एक चीज रह गई, भाग 14 का और जोड़ा गया। यहां पर क्या जोड़ा गया था 14 का। इसमें ट्रिब्यूनल, हाँ। तो यहां पर कितने भाग हो गए मिलाकर, यहां हो गए थे 22, यहां पर 23, यहां पर 24। 2012 इसमें जोड़ी गई सहकारी समितियां। क्या जोड़ी गई इसमें, सहकारी समितियां। इनको जोड़ा गया भाग 9ख या 9V। अब कितने भाग हो गए 25 भाग। बात समझ में आ गया। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इसके तहत 7वें और 9वें भाग को हटा दिया गया। इस तरह से 1956 में केवल 20 भाग रह गए संविधान में। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। उसमें 2 भाग जोड़े गए,
एक जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों के लिए भाग 4 क या 4A, और एक जोड़ा गया ट्रिब्यूनल के लिए 14 क, क्या जोड़ा गया 14 क। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, उसके तहत पंचायतें जोड़ी गई, इसमें भाग 9 जोड़ा गया जिसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन होता है जिसमें नगर पालिकाएं जोड़ी जाती हैं, और इसके तहत 9B या 9B या 9ख भाग जोड़ा गया। इसके बाद आपका 97वां संविधान संशोधन 2012 होता है, 97वां संविधान संशोधन 2012 होता है जिसके तहत सहकारी समितियां जोड़ी जाती हैं और भाग जोड़ा जाता है 9ख या 9B, और इस प्रकार हमारे संविधान के 25 भाग हो जाते हैं जो संख्या या क्रम के हिसाब से अभी भी 22 हैं, लेकिन गिनने के हिसाब से 25 हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि हमारा संविधान बृहद है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं बृहद होने के? एक तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा तो 60 देशों से अधिक देशों का संविधान पढ़ा। तब इतना संविधान पढ़ा उन्होंने इतने देशों का, तो निश्चित बात है कि वो बृहदी संविधान बनेगा। और हमारे संविधान में संघ के साथ साथ राज्यों के जो प्रावधान है वो भी दिए गए हैं, केंद्र के प्रावधान भी हैं और राज्यों के प्रावधान भी हैं। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, DPSP जोड़े गए, कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया, जब न्यायपालिका के बारे में बताया गया, और राज्य और केंद्र दोनों के स्तर पर, आप समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं, सहकारी समितियों के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में, पंचायतों के बारे में, मतलब सब कुछ बताया गया संविधान में। और यह भी बताया गया किस किस की क्या क्या शक्ति होंगी, केंद्र की क्या शक्ति होगी, न्यायपालिका की क्या शक्ति होगी, विधायिका की क्या शक्ति होगी। बात समझ रहे हो? इसके अलावा यह बताया कि इन शक्तियों पर क्या क्या सीमांकन है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए, साथ साथ उन पर युक्त निर्बंधन भी दिए गए। जैसे अमेरिका में मौलिक अधिकार तो हैं लेकिन वहां निर्बंधन नहीं है। क्या नहीं है? निर्बंधन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ युक्त निर्बंधन भी है। आप बोल तो सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। आप हमारे तिरंगे झंडे को जला नहीं सकते। आप समझ रहे हो? तिरंगे को जला नहीं सकते आप, लेकिन वहां पर जला सकते हैं, क्योंकि हम ये देख चुके थे कि अगर मौलिक अधिकारों को हमने बिना पाबंदी के दे दिया, क्या दे दिया? बिना पाबंदी के, तो क्या होगा? उसका दुरुपयोग होगा। हमारे देश की जनता ये नहीं जानती कि इसका दुरुपयोग सदुपयोग क्या होता है। हमारे संविधान में और अमेरिका संविधान में अंतर क्या है? हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों को छोड़ा नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति के मैं अपने मौलिक अधिकार छोड़ता हूँ, अमेरिका में छोड़ सकते हैं। इसका कारण क्या था? हमारे यहाँ की जनता पढ़ी लिखी नहीं थी। ऐसा हो सकता है कुछ लोग उन्हें बातों में लेकर अपने फायदे के लिए ऐसी घोषणा करवा दें कि मैं मौलिक अधिकार अपने छोड़ रहा हूँ। मौलिक अधिकार छोड़ने का मतलब क्या है? उनका शोषण हो सकता है, फिर उनकी स्वतंत्रता का हनन हो सकता है, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया सकता है। अब बंधुआ मजदूर ना बने इसके लिए मौलिक अधिकार दिया गया, उन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता के लिए अधिकार दिया गया, अल्पसंख्यक शिक्षा के अधिकार दिए गए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अगर ये सारे अधिकार छोड़ दिए जाएंगे तो समस्या क्या आएगी? लोग इसका दुरुपयोग कर सकते थे और गरीब और अशिक्षित जनता को अपने राजनीतिक या धार्मिक या अन्य आर्थिक फायदों के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, और जनता का क्या हो सकता था? हनन, उनके अधिकारों का हनन हो सकता था। बात समझ में आ गया? तो इसलिए हमारा संविधान क्या हो गया? बृहद हो गया। कैसा हो गया? बृहद हो गया। अब देखो हमारे यहाँ एक क्या है? संविधान की सर्वोच्चता क्या है? दूसरा विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहाँ सबसे बड़ा कानून कौन सा है? संविधान। क्या है हमारे यहाँ सबसे बड़ा कानून? संविधान सबसे बड़ा कानून है। देश का सबसे बड़ा कानून क्या है? देश का जो शासन है उसका आधार क्या है? संविधान। और हमने संविधान के अनुसार संसदीय प्रणाली अपनाई। उसमें कहा है विधायिका कोई भी कानून बना सकती है और संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उस पर क्या लगा दिया हमने? न्यायपालिका का प्रतिबंध लगा दिया कि न्यायपालिका उसके कानूनों की जांच कर सकती है, निर्वचन कर सकती है। तो इस सब को क्या कहते हैं? विधि का शासन। क्या कहते हैं इसे? किसी व्यक्ति का शासन नहीं। क्या राष्ट्रपति हमारे
विधि या कानून से ऊपर है? सबसे ऊपर कौन है? संविधान, मतलब विधि, तो संविधान की सर्वोच्चता। अब तीसरी विशेषता क्या हो सकती है? संसदीय सर्वोच्चता में न्यायपालिका कमजोर होती है। मैंने क्या लिखा? संविधान की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता। संसदीय सर्वोच्चता कहां पर है? इंग्लैंड में। कहां पर है? इंग्लैंड में। और संविधान की सर्वोच्चता कहां पर है? अमेरिका में। तो अमेरिका में न्यायपालिका कैसी है? शक्तिशाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और शक्तिशाली। कैसी है? स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका। और इसका उदाहरण हमें मिला केशवानंद भारती केस 1973। हमारी न्यायपालिका कितनी शक्तिशाली है? केशवानंद भारती केस 1973, मामला भी कहते हैं केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचा प्रस्तुत किया। क्या कहा? संविधान का। तो केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि जो हमारी संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, वो किसी भी हिस्से को बदल सकती है, लेकिन वो संविधान के आधारभूत ढांचे अर्थात संविधान की मूल भावनाओं को नहीं बदल सकती। वह राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान नहीं बदल सकती, वह लोकतंत्र को नहीं बदल सकती, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नहीं बदल सकती, तो आधारभूत ढांचा नहीं बदल सकती। अब जब इंदिरा गांधी सरकार है इस समय, किसकी सरकार है? इंदिरा गांधी की, और शक्तिशाली सरकार थी, लेकिन फिर भी क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध फैसला दिया और सरकार के संविधान संशोधन किया था, उनमें उनको निरस्त कर दिया। तो इसका मतलब कौन है? सरकार शक्तिशाली है या न्यायपालिका शक्तिशाली है? न्यायपालिका शक्तिशाली है। कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण। क्या है हमारे? कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण। मतलब कह सकते हैं कठोरता और लचीलेपन। क्या कह सकते हैं? कठोरता, ऐसे लिखना, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। अब कठोर और लचीलापन संविधान कैसा होता है? वह संविधान जहां संसदीय सर्वोच्चता है। क्या सर्वोच्चता है? संसदीय सर्वोच्चता है। वह संविधान लचीला होता है। कैसा होता है? क्यों? क्योंकि वहां पर संविधान में संशोधन बहुत आसानी से किया सकता है, संसद की इच्छा के अनुसार किया सकता है। संविधान लचीला होगा अधिकतर एकात्मक देशों में। कहां पर? जैसे इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है? एकात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण है। वहां का संविधान कैसा है? लचीला। क्यों? क्योंकि संसद आसानी से संशोधन कर सकती है। लेकिन जो देश संघीय होंगे, संघात्मक ढांचे पर आधारित होंगे, उनका संविधान कैसा होगा? कठोर। जैसे अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल है, यह भी कह सकते हैं असंभव है। मतलब 250 साल में अमेरिका में 4 या 5 ही संशोधन हुए हैं अब तक। हमारे यहाँ 100 से ऊपर। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? हमारे यहाँ 100 से ऊपर हो गई। लेकिन हमने क्या किया? ना तो इंग्लैंड की तरह लचीला रखा, ना ही अमेरिका की तरह कठोर रखा, दोनों मिक्स किया। हमने क्या किया? 2 तरह से संविधान संशोधन कर सकते थे हम। एक क्या था? बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3। अगर हमें संशोधन करना है तो बहुमत, या तो बहुमत होना चाहिए प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3। इनमें से जो संख्या अधिक होगी। अब जैसे हमारे यहाँ कितनी संख्या है लोकसभा में? 542। ठीक है, इसका बहुमत कितना होगा? 272। ठीक है, इसका 2/3 कितना होगा? 350। अब एक बात बताओ मुझे, ऐसी स्थिति आ सकती है कभी ये संख्या देखो, कभी ये संख्या देखो, क्योंकि ये बहुमत है कुल सदस्यों का। ये क्या है? कुल सदस्यों का। ये क्या है? उपस्थित। अगर सामान्य स्थितियां हैं तो निश्चित बात है कि उपस्थित ये वाला 2/3 अधिक होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 542 आए ही ना, 300 आए केवल। अब 300 का 2/3 कितना होगा? 200 होगा। अब 200 अधिक है 272 अधिक। अगर 300 सदस्य उपस्थित हैं तो कितने माने जाएंगे? जो संख्या अधिक होगी। मैं समझ पा रहा हूं क्या आप क्या कह रहा हूं? सही मैं समझा पा रहा हूं आपको? मैं समझा पा रहा हूं क्या कह रहा हूं? कि इनमें से जो संख्या अधिक होगी, ये उपस्थित हैं, उपस्थिति का 2/3 और कुल बहुमत का 2/3। इनमें से जो संख्या अधिक होगी, जैसे अगर 300 उपस्थित हैं तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो क्या मान्य होगा? 272।
300 में से 272 चाहिए। अगर पूरे उपस्थित हैं तो 350 चाहिए। तो हर स्थिति में क्या होगा, अधिक से अधिक लोग चाहिए यहां पर। अगर हम कोई कानून पारित कराना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कानून पारित कराना चाहते हैं और लोकसभा से उसको पारित कराना चाहते हैं, किससे, लोकसभा से उसे पारित कराना चाहते हैं, तो आपको 2 कंडीशन अपनानी होंगी। एक तो क्या हो, कुल सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो, समझ में आ गया, प्लस दूसरी क्या होगी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ठीक है, नीचे लिखेंगे इनमें से जो संख्या अधिक हो वह मान्य होगी। अब ऐसा हो सकता है कि बहुमत तो 272 हो गया, सही बात है, बहुमत कितना हो गया, 272। अब मान लो 540 सदस्य उपस्थित हैं, कितने, 540। कोई कानून बनना है, 540 सदस्य उपस्थित हैं, तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा, 360। तो अब हमें कितने चाहिए, 360 सदस्य कानून पारित करने के लिए कितने चाहिए। अगर लोकसभा में कितने आए उस दिन, 540 सदस्य आए, तो कितने चाहिए, 360। लेकिन मान लो एक कंडीशन तो ये है और एक दूसरी कंडीशन है, कानून कोई पारित होना है लेकिन लोकसभा में उस दिन 300 सदस्य आए, केवल कितने आए, तो इसका 2/3 कितना होगा, 200। अब 200 नहीं चाहिए, कितने चाहिए अब, 272। कितने चाहिए, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, दोबारा समझाऊं, किसकी समझ में नहीं आई। अगर हमें कोई कानून लोकसभा से पारित कराना है तो उसकी 2 कंडीशन होंगी, कुल सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3। इनमें से जो भी अधिक होगा वो संख्या मान्य होगी। अगर 540 सदस्य उपस्थित हैं वोट देने के लिए तो कितने चाहिए हमें, 360, क्योंकि 272 से अधिक है। 272 बहुमत होता है, क्या होता है, बहुमत। बहुमत की संख्या कितनी होती है, ये जादुई आंकड़ा कहते हैं, जिसके पास 272 सदस्य हैं लोकसभा में उसकी सरकार, मतलब मोदी के पास 272 से अधिक है इस समय। तो ये क्या हो गया, तो हमें कितने चाहिए, 360। लेकिन अगर 300 सदस्य उपस्थित है, केवल कितने हैं, छुट्टी पे होते हैं, बहुत से नहीं आते लोकसभा में, हम नहीं जा रहे आज, तो 300 हैं, तो कितना हो गया, 2/3, 200। तो अब 200 मान्य होंगे, कितने मान्य होंगे, बहुमत। मतलब इन दोनों संख्याओं में जो अधिक होगी उपस्थित और बहुमत में से वो संख्या मान्य होगी। समझ में आ गया, आपको हो सकता है अभी समझ में आ जाए, फिर आप भूल जाएंगे। मैं इस चीज को बार बार बताऊंगा आपको, फिर धीमे धीमे क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन वैसे जब मैंने पढ़ा था तो मेरी बात पहली बार में बैठ गया था, बिना किसी के पढ़ाए हुए मैंने किताब समझ लिया था। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका आईक्यू कम है। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आई, आईक्यू कम है। इसमें पहला क्या बताया मैंने, पहला संशोधन के संविधान में संशोधन का तरीका हो सकता है, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है, कुल बहुमत की संख्या और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या में से जो अधिक हो, ठीक है, उससे कानून पारित होगा। अब दूसरा क्या है, अब देखिए ये तो 2/3 संख्या हो गई। अब एक क्या है, पहली कंडीशन तो होगी, मतलब कुल बहुमत या 2/3 जो भी संख्या देखो, प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, आधे राज्यों का अनुसमर्थन, मतलब इसके अलावा हमें आधे राज्यों का समर्थन भी प्राप्त करना होगा। क्या प्राप्त करना होगा, जैसे जब आपने एक सुना होगा कर, GST, गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो वस्तु एवं सेवा कर को पारित करने के लिए क्या किया, पहले संसद में पारित हुआ,
2/3 बहुमत से, कुल बहुमत या 2/3 बहुमत से। उसके बाद उनको राज्यों के सामने रखा गया कि आधे राज्यों को उनको अनुसमर्थन देना था। क्या देना था? आधे राज्यों को अनुसमर्थन देना था। तो इसका मतलब क्या है? हमारे संविधान में 2 तरीके हैं संविधान संशोधन के। एक तरीका क्या है? सरल। एक तरीका क्या है? हार्ड। जो ये हार्ड तरीका है, इसमें उन्हीं संविधान प्रावधानों को रखा गया जो संघात्मक ढांचे संबंधित हैं, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद का ढांचा। थोड़ा समझ में आ गया? कोई कर, जैसे जीएसटी था। अब इसमें क्या था? इसमें कुछ सरल प्रावधान, कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता। जैसे किसी राज्य में विधान परिषद, राज्य में 2 तरह के सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? तो विधानसभा सभी राज्यों में होती है, सभी प्रांतों में है, लेकिन विधान परिषद कुछ ही प्रांतों में है। तो अगर कोई राज्य चाहे कि हमारे यहाँ भी विधान परिषद हो, तो इसके लिए क्या करेगी? वो केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजेगी और केंद्र सरकार उसे संसद में पारित करवाएगी। अगर वो संसद में पारित हो जाता है तो वहां विधान परिषद बन जाएगी। उसमें उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे क्या होगा? साधारण बहुमत। किससे? से कानून पारित। किससे हो जाएगा? साधारण बहुमत का मतलब क्या हो गया? 272 केवल। कितने चाहिए हमें? इसमें ये कंडीशन है कि जो अधिक हो उसकी कंडीशन नहीं है, केवल क्या होगा? 272 लोग सदस्य केवल। ये 2 तरीके किसमें दिए हैं? अनुच्छेद 368 में। ये एक अलग तरीका है, ये अनुच्छेद 368 में नहीं दिया है, क्योंकि ऐसे संविधान संशोधन जो इनमें और इनमें नहीं है, बाकी को सबको हम साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं। संघात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव। मतलब है हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक, लेकिन क्या है? एकात्मक की ओर झुकाव है। क्या है? एकात्मक की ओर झुकाव। इसको दोनों चाहिए, घर वाली भी चाहिए और बाहर वाली भी चाहिए। संविधान वाला, समझ में आ गई बात? घर वाली से प्रेम करता है लेकिन झुकाव किधर है? बाहर वाली से। यही है, घर वाला और बाहर वाला दोनों चाहिए, केवल लड़के क्यों मजे लें? सही बात है कि नहीं? घर वाला भी चाहिए और बाहर वाला भी चाहिए। घर वाला कैसे? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? एकल नागरिकता। अब आप सोचो, एकल नागरिकता का मतलब क्या है? घोषित रूप से कह सकते हैं कि एकात्मक संविधान है। कैसा है ये? लेकिन हमारे संघात्मक लक्षण क्या है इसमें? स्वतंत्र न्याय, संघात्मक का सबसे अच्छा लक्षण क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, मतलब स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका है? स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका। है नहीं हमारे यहां? है? दूसरा क्या है? केंद्र और राज्यों के संबंध मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। यह किसकी विशेषता है? संघात्मक की है, लिखाया था। किस किस को याद है? हमें नहीं पता, आपने पिछले जन्म में लिखाया होगा। अब तीसरी विशेषता कौन बताएगा मेरे को? अब है लिखित संविधान। संघात्मक में हमेशा क्या होगा? लिखित संविधान क्यों चाहिए हमें? क्योंकि ये सब किस में लिखा होगा? संविधान में लिखा होगा। क्या ऐसा कोई देश जो संघात्मक हो और वहां अलिखित संविधान हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना, क्योंकि सर्वोच्च विधि क्या होगी? संविधान होगा। संघात्मक देशों की कैसी होगी सर्वोच्च विधि? संविधान। लेकिन अब है तो ये विशेषताएं, लेकिन फिर भी हमारा मन किधर जाता है? एक होने के लिए।
हम हैं तो संघ परिवार के रूप में रहना चाहते हैं। आपने कोई देखा है आपके भाई की शादी हो जाए, वो चाहता क्या है, परिवार में रहना, लेकिन फिर भी चाहता है कि ऐसी जगह हो जहां मैं अपने प्रियतम से अकेले में मिल सकूं। अब पापा की आवाज आ गई, बेटा, तो क्या हो रहा है, वो प्रेम की दो बातें करीब आया था, तब तो पानी की आवाज आ गई। हाँ, देखो ज्ञान निकला नहीं निकला। तो क्या है, सी और एस संबंधों में पलड़ा किसका भारी है, केंद्र का भारी है। किसका भारी है, केंद्र का। एक आध उदाहरण बताएंगे मेरे को, मैंने बताए इसके उदाहरण कि भारत का संविधान एकात्मक की तरफ क्यों अधिक है, झुका हुआ, केंद्र। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, एक बात बताओ, राज्यपालों की नियुक्ति अगर केंद्र करेगा और राज्यपाल कहाँ होंगे, राज्यों में, तो किसकी सुनेंगे, नियुक्ति कर रहा है, निर्वाचन नहीं हो रहा, निर्वाचन नहीं हो रहा, चुनाव नहीं हो रहा, नियुक्ति कर रहा है। नियुक्ति का मतलब क्या है, मैं जब चाहूं तो मैं हटा दूं। मैंने अगर किसी को यहाँ पर झाड़ू लगाने के रख लिया, नियुक्ति कर ली, जब चाहूं तो हटा सकता हूं उसे। तो ये क्या है, राज्यपाल का सेवक, राज्यपाल की नौकरी, राज्यपाल क्या करता है, केंद्र की नौकरी, राष्ट्रपति की नौकरी करता है। तो अब किसकी मानेगा ये, राष्ट्रपति की। अब होता नहीं होता अरविंद केजरीवाल में और वहां के लेफ्टिनेंट जनरल में उपराज्यपाल बोलते हैं, दिल्ली में क्या होता है, उपराज्यपाल। उनमें लड़ाई होती रहती है आपस में, केजरीवाल बार बार गुस्सा हो जाते हैं, जैसे फूफा जी गुस्सा हो जाते हैं शादियों में, ऐसे मुंह फुला जाते हैं कि मैं धरने बैठूंगा, मैं नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं बार बार। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उपराज्यपाल है वो किसकी मान रहा है, केंद्र की। लेकिन दिल्ली की थोड़ी सी स्थिति अलग है अन्य राज्यों से, वहां पर राज्यपाल को अधिक अधिकार है दिल्ली में बजाय मुख्यमंत्री के। लेकिन अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री को अधिक अधिकार है, क्योंकि निर्वाचित सरकार के अलावा उनको जो शक्तियों का आवंटन है वो दिल्ली से अधिक ज्यादा अच्छा है, राज्य सूची में अधिक विषय हैं उनके केंद्र सूची के अपेक्षा। तो अब वहां पर राज्यपाल है, राज्यपाल किसका एजेंट है, केंद्र सरकार का। किसका एजेंट है, अब आपातकालीन संबंधी प्रावधान, आपातकालीन संबंधी प्रावधान। अब आपातकालीन संबंधी प्रावधान में क्या होता है, केंद्र सरकार पूरे देश पर राज्य करती है, मतलब जो राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र सरकार के आदेश पर ही कार्य कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। आपातकालीन उपबंध प्रावधान। इसके अलावा अब एक बताओ मुझे, आप अपने पिता या माता पिता पर क्यों निर्भर हैं, कमाते नहीं है, सही बात, वित्तीय प्रणाली के कारण। अगर आप लोग 1 लाख रुपया महीना कमाओ तो क्या आप अपने माता पिता की इतनी सुनेंगे जितनी आप सुन रहे हैं, कभी नहीं सुनेंगे, और ना वो इतनी कह पाएंगे आपसे। लेकिन आज क्यों सुन रहे हैं, उन्हीं का खा रहे हो आप लोग, तो उन्हीं का जूता आता है चांद पे, फिर आता नहीं आता है। जब आप कुछ धमा चौकड़ी करते हो तो क्या होता है, उनका जूता आता है। तो ऐसी स्थिति केंद्र और राज्यों की है। जो केंद्र राज्यों की वित्तीय स्थिति है उसमें वित्तीय प्रणाली में केंद्र की ओर अधिक संसाधन है, राज्यों पर संसाधन है ही नहीं, वित्तीय है ही नहीं। और जब वित्त नहीं है उन पर ज्यादा तो वो किससे मांगेंगे, केंद्र से। और केंद्र से जब मांगेंगे तो केंद्र की बात माननी पड़ेगी। क्यों भाई, जब केंद्र की, भाई आप किसी से पैसा लोगे तो उसकी बात नहीं मानोगे, मानोगे नहीं मानोगे। तो अब ये बताओ किधर झुकाव हो गया, केंद्र की तरफ या राज्य की तरफ। तो लिख सकते हो वित्तीय प्रणाली। तीसरा क्या लिख सकते हो, वित्तीय प्रणाली क्या है, ठीक है। अगला हेडिंग डालें, अगली हेडिंग 6वीं हेडिंग, वित्तीय प्रणाली में केंद्र अधिक प्रभावशाली है। अगली लिखें संसदीय व्यवस्था, अगली हेडिंग, अगली विषय। अब क्या संसदीय व्यवस्था के बारे में आपको बताना जरूरी है, क्या है संसदीय व्यवस्था, हमने कहां से ली है, इंग्लैंड से। किससे ली है, और कारण क्या था इसका, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था कायम थी, हमें उसका अनुभव था और जनता भी हमारी परिचित थी, तो हमने उसी व्यवस्था को आगे अपना लिया। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, संसद के 3 भाग होते हैं, एक को राष्ट्रपति कहते हैं,
दूसरे को लोकसभा कहते हैं, तीसरे को राज्यसभा कहते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का लोकसभा या संसद से घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका से ही चुने जाते हैं। ऐसा हुआ कि 1990 के दशक में केंद्र सरकार लगातार गिर रही थी, मतलब केंद्र सरकारें स्थायी रूप से नहीं बन पा रही थी, अस्थायी थी कि किसी एक की सरकार बनी 1 साल के लिए, फिर किसी की 2 साल की सरकार बन गई। तब सोचा गया कि क्यों ना हम अमेरिका की तरह अध्यक्षीय प्रणाली अपना लें। तो कुछ लोगों ने राय दी कि हम बहुदलीय की जगह द्विदलीय हो जाएं, केंद्र में केवल 2 ही दल काम करें। लेकिन धीमे धीमे ये हमारी समस्या खत्म हो गई क्योंकि हमारी जनता धीमे धीमे लोकतंत्र को समझने लगी और परिपक्व हो गई और उसने धीमे धीमे 2 दलीय गठबंधन अपना लिया, एक बीजेपी का गठबंधन और एक कांग्रेस का गठबंधन। समझ में आ गया? एक को क्या कहते हैं? बीजेपी गठबंधन है और एक कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। अब उन दोनों पार्टियों गठबंधन से चुनाव लड़े जाते हैं और हमारे यहाँ लगभग पिछले 20 सालों से समस्या नहीं है कि हमारे यहाँ अस्थायी सरकारें बन रही हों। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल शासन किया, उसके बाद मनमोहन सिंह ने, द ग्रेट मनमोहन सिंह ने 10 साल शासन किया और अवतारी पुरुष नरेंद्र मोदी ने 10 साल शासन कर लिया है। कुछ लोग कहते हैं, अब है या नहीं है पता नहीं। तो अब संसदीय व्यवस्था समझाने की जरूरत नहीं है। अगली हेडिंग डालें, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। कितनी अच्छी तरह मना कर दिया उसने। अभी तो नालायक समझाया संसदीय व्यवस्था में, उसी को तो लिखा। उससे पहले मैंने स्वतंत्र न्यायपालिका लिखाई, अब दोनों को मिला दो। मैंने अभी आपको न्यायपालिका की सुंदर समझाई, उससे पहले संसदीय व्यवस्था समझाई। मैंने कहा अगर संविधान में संशोधन करना है तो कौन करेगा? संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, लेकिन उसने सही किया है नहीं गलत किया है ये कौन देखेगा? तो संसदीय प्रभुता है हमारे यहाँ, लेकिन उसके ऊपर कौन है? तो संसदीय प्रभुता कहां से ली हमने? संसदीय प्रभुता कहां से ली हमने? इंग्लैंड से। कहां से ली है? और न्यायिक सर्वोच्चता कहां से ली है? यूएसए से। तो दोनों का समन्वय कर लिया नहीं कर लिया? प्रभुत्व संपन्न राज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य। तो हमारा जो देश है प्रभुत्व संपन्न राज्य है। कैसा है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब सीधा सा है, हम अपने देश के निर्णय करने के मामले में जनता सर्वोच्च है और जनता के माध्यम से कौन निर्णय करता है? जनता के चुने गए प्रतिनिधि। हम ना ही तो किसी आंतरिक शक्ति से और ना ही किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में हैं। अगर हमारे संसद चाहे या अमेरिका चाहे कि आप ऐसा कानून ना आए, तो हमारी संसद सुनेगी क्या उसकी? तो बाहरी नियंत्रण में नहीं है। और हमारे यहाँ कोई आतंकवादी संगठन या कोई बहुत बड़ा ग्रुप कहे कि ये कानून बनाओ, सुनेगी सरकार हमारी? नहीं सुनेगी। इसे बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। जब हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपना ली तो कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपनाना प्रभुत्व संपन्न होने की निशानी नहीं है। पहले तो आपको समझ लो राष्ट्रमंडल क्या होता है। इसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ। आपने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स सुने होंगे। अगर आपने कॉमनवेल्थ गेम्स सुने हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्या होता है। जो ग्रेट ब्रिटेन है, जिसे आप इंग्लैंड कहते हैं, कुछ लोग यूके कहते हैं, जब इसने अपनी कॉलोनी बनाई, किसने? इंग्लैंड ने कॉलोनी या उपनिवेश बनाए। उपनिवेश समझते क्या होता है? ऐसा कोई देश जो उनके अधीन हो, उसे वो उपनिवेश कहते थे। क्या कहते थे? कॉलोनी कहते थे। क्या कहते थे? कॉलोनी। जब इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश बनाए तो इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि यह ऐसा देश है जहां कभी सूर्य अस्त नहीं होता। क्या ऐसा देश है? यहां कभी सूर्य अस्त नहीं होता। इसका मतलब था उन्होंने इतने उपनिवेश बना लिए थे कि कहीं ना कहीं सूरज उनका उगता ही रहता था। तो अब ये देश तो बना लिए, इनमें पैसे वाले लोग भी रहते होंगे, जनता भी चाहती है हम स्वतंत्र हों। तो उन्होंने खेलों को प्रमोट करने के लिए एक शुरुआत की राष्ट्रमंडल की।
ऐसे देश जो इंग्लैंड के अधीन हैं उन सभी देशों को राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया और कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू किए गए। जब कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू किए गए तो उसमें कौन खेलता था? इंग्लैंड के अधीन उपनिवेश। कौन खेलता था? इंग्लैंड के अधीन उपनिवेश। अब राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष कौन होती हैं? सुप्रीम कौन है? ब्रिटेन की महारानी। कौन है? हम जब स्वतंत्र हुए, हम जब क्या हुए 1947 में स्वतंत्र हुए, तो हमने क्या किया? तो हम राष्ट्रमंडल से बाहर हो गए, तो अब हम इंग्लैंड के गुलाम नहीं है, उपनिवेश नहीं है। लेकिन नेहरू ने फिर भी क्या किया? इसकी सदस्यता को अपना लिया। नेहरू ने क्या किया? इसकी सदस्यता को अपना लिया और नेहरू ने सही किया। उन्होंने कहा हमने कॉमनवेल्थ की सदस्यता अपनाई है वो किसी उपनिवेश के नहीं, अपनी इच्छा से अपनाई है। किससे अपनाई है? अपनी इच्छा से। और यदि इंग्लैंड का राजा भारत में आता है तो उसकी वही वैल्यू होगी जो हमारे राष्ट्रपति की है, वो राष्ट्रपति से ऊपर नहीं होगा। इसके अलावा हम केवल नाम मात्र के लिए उसकी राष्ट्रमंडल के जो प्रमुख हैं, इंग्लैंड के राजा हैं, उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं नाम मात्र के लिए, उनका कोई वास्तविक महत्व है ही नहीं। ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। नेहरू ने किया क्यों किया ऐसा? क्योंकि इसमें गेम्स होते थे, देश की तरक्की बढ़ती इससे। आज हम कॉमनवेल्थ में अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, लोगों को पता ही नहीं कॉमनवेल्थ क्या होता है। लेकिन कॉमनवेल्थ में या राष्ट्रमंडल खेलते कौन से खेल हैं? जो कभी ना कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हैं। अमेरिका नहीं खेलता उसमें, देखा कभी अमेरिका का नाम? ऑस्ट्रेलिया खेलता है। लेकिन बात समझ में आ गया? क्यों खेलता है? क्योंकि वो उसकी कॉलोनी रहा है। हाँ, अमेरिका भी रहा है कॉलोनी, ऐसा नहीं अमेरिका नहीं रहा। जो लोग कॉलोनी रहे हैं इंग्लैंड के वो सब खेलते हैं। उनमें से जिनकी इच्छा है खेलें, जिनकी इच्छा नहीं खेलें। अब तो कॉमनवेल्थ में या राष्ट्रमंडल में वो भी सदस्य बन रहे हैं जो क्या है, इनकी कॉलोनी नहीं थे। जैसे जापान कॉमनवेल्थ का सदस्य है और जापान कभी भी इंग्लैंड की कॉलोनी नहीं रहा। तो ये आरोप कब लगा? 1947 में। आज इसका कोई महत्व नहीं है आरोप का, लेकिन उस समय कुछ लोगों को लगा कि नेहरू ने गलत किया। नहीं, गलत नहीं किया था, उन्होंने एक बुद्धिमानी वाला फैसला लिया था। नेहरू को पता नहीं क्यों गलत लेते हैं, विशेषकर बीजेपी वाले। पिछले 70 सालों से कोई विकास नहीं हुआ, अभी 10 सालों में ही हुआ जो हुआ है सो। अच्छा, उसमें जब वो 70 साल कहते हैं ना, तो 5 साल अटल जी के भी गिन लेते हैं, उनने भी कुछ नहीं किया था। ऐसा नहीं है, हमारे देश का विकास शुरू से हो रहा है। शुरू से हम मेहनत कर रही हैं हमारी सरकारें। नेहरू जी ने बहुत विकास किया, इंदिरा गांधी ने काफ़ी विकास किया, मोदी जी भी अच्छा विकास कर रहे हैं। सबकी नीतियां भी एक जैसी हैं और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन राजनीतिक इच्छाओं की वजह से, राजनीतिक फायदे की वजह से हम एक दूसरे का विरोध करते हैं। अंदर से ये लोग ऐसे नहीं होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अब प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ में आ गया? आगे क्या लिखा है? लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब क्या है? फिर आ गया ये लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? ऐसा शासन जो जनता द्वारा जनता की इच्छा से किया जाए। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब सीधा सा है कि इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, भारत गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो चुना हुआ ना होकर वंशानुगत कैसा होता है? वंशानुगत होता है। वहीं पर भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति होता है उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। इसलिए भारत कैसा है? गणराज्य। लेकिन इंग्लैंड अभी भी गणराज्य नहीं हो पाया, अभी वो कैसा है? राजतंत्र है। वहां पर कैसा है? लोकतांत्रिक राजतंत्र। हमारे क्या है? लोकतांत्रिक गणतंत्र हैं हम। कैसे हैं? समाजवाद अगला शब्द। समाजवाद को हमारी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आपने जब से संविधान पढ़ा होगा तब से एक संशोधन बहुत आ रहा है, वो आ रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आ रहा नहीं आ रहा है? इसे
लघु संविधान क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे संविधान हुए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं इसे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगर आप पढ़ाई के समय बीच में मुस्कुराते रहेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूं, जब आप पढ़ें तो केवल आपका आई कांटेक्ट मुझसे होना चाहिए। जब आप केवल मेरे को देखते रहेंगे आपको कभी हंसी नहीं आएगी। अगर आप हंसते रहेंगे क्लास को तो आपको निश्चित हंसी आएगी और आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझ लो। आप धीमे धीमे हमारा कोर्स आगे निकलता जा रहा है और फिर इतना आगे निकल जाएगा वहां से आप कवर नहीं कर सकते, ये बात निश्चित है। तो इसलिए आप बीच में हंसे नहीं। मेरी तो देखें क्यों हंसी आती है आपको? मैं हंसाता तो हूं बीच में, आपको नहीं हंसाता है? फिर हंसने आते हो क्या? कपिल शर्मा सो देखो हंसने आते तो यहां क्यों आ रहे हो? तो आपको समझ में आ गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। मैंने इसमें बताया था कि एक 4 का भाग जोड़ा गया, इसमें 51 का अनुच्छेद जोड़ा गया और यह किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। ये मैं पढ़ा चुका हूं अभी। एक 14 का जोड़ा गया, इसमें कहते हैं ट्रिब्यूनल। अब अगला इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया। एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कल्याणकारी राज्य।